हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या सीरीज और कंजक्टिव रिएक्शन, श्रेणी या क्रमवार अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट तक बनने में एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझ गए ना? मतलब जब रिएक्शन अपने रिएक्टेंट से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होती है तो इन दोनों के बीच में एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक सीरीज रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से और अंतिम उत्पाद तक बनने में बीच में और भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? क्रमवार अभिक्रियाएं या श्रेणी अभिक्रियाएं। इनमें जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो जितने स्टेप्स चले हैं बीच में, समझ गए ना, उन सारे स्टेप्स का सम के बराबर होगी। समझ गए? तो इस तरह से द रिएक्शंस प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट through one or more intermediate products, and overall reaction is the result of several successive or consecutive steps। मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है, समझ गए ना, जैसे हम ये कहें कि अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल जोड़ दें तो हमारे पास CH2O = CH4 प्लस क्या O, ये बचे। मतलब इंटरमीडिएट को ओवरऑल रिएक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते। समझ गए बच्चों कि इस अभिक्रिया में अगर समग्र अभिक्रिया दर्शाई जाए, इसमें इस प्रक्रम में समग्र अभिक्रिया दर्शाई जाए तो उसके जितने स्टेप्स चले हैं उन सबको जोड़ दो, तब आपको एक फाइनल क्या मिल जाएगा? एक रिएक्शन का जो है केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इस रिएक्शन में जो बी इंटरमीडिएट बनता है उसकी कंसंट्रेशन कब बहुत ज़्यादा, कब बहुत कम या निग्लेजिबल हो जाएगी, तो हम इन K1 और K2 के बेस पर समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका एक ग्राफ बताता हूँ। यहाँ कंसंट्रेशन और यहाँ टाइम दिया जाए रिएक्शन का, समझ गए ना? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं कि समय के साथ एक ही कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब आता है कि बी का क्या होगा? तो देखो, बी का अगर पहला है कि अगर K बहुत ज्यादा है K2 से, मतलब है कि बी के बनने की अपीयर होने का रेट ज्यादा है और डिसअपीयर होने का रेट बहुत कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये मान लो 2 मोल बन रहा है और 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहा है, तो हर एक स्टेप में 1 मोल बचता जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन आएगी जहां मैक्सिमम हो जाएगी। और जब ये मैक्सिमम हो जाएगी तो उस समय क्या टाइम लगा रिएक्शन के लिए, वो उस रिएक्शन का क्या कहलाता है? टी मैक्सिमम। इसके बाद ये डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि फिर रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा। तो जब रिएक्टेंट कम होता जाएगा तो एक कंडीशन तक तो ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में बी में चेंज होता जाएगा। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी ये एक मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएगा, जितना बनना था बन गया। उसके बाद रिएक्टेंट तो बहुत कम है, तो अब इसका कन्वर्जन केवल किसमें चलता रहेगा? प्रोडक्ट में ज्यादा रेट से चलने लगेगा। कुछ टाइम बाद मतलब टी मैक्सिमम के बाद तो फिर इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ गए होंगे आप? फिर से समझ लें, अगर K1 ज्यादा है K2 कम है तो पहले इनिशियली एक ही कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो B बनाएगा, B के अपीयर होने का रेट ज्यादा है और डिसअपीयर होने का रेट कम है, तो ये धीरे धीरे इसमें बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी बदलता जाएगा और इसकी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये डिक्रीज होता जाएगा। जब बहुत कम डिक्रीज हो जाएगा तो जितना मैक्सिमम इसको बढ़ना था बढ़ गया। फिर इसके बाद क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। और इस तरह से वो टाइम जहां पर बी मैक्सिमम पहुंच जाएगा वो क्या कहलाएगा? उस रिएक्शन का एक टी मैक्सिमम। तो बी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम और बी टी, इनको कैसे कैलकुलेट करें, इनके रिलेशंस में आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो दूसरा है कि K2 K1 से बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हम ये माने कि अप्रोक्सीमेट इस तरह से। तब ऐसे में क्या होगा कि पहले रिएक्टेंट चूंकि ज्यादा था, है ना, इस तरह से K1 ये है K2 ये, तो पहले इसमें कन्वर्जन चलेगा, पहले इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो C आगे चलेगा, C बनेगा ना, तो पहले थोड़ा बढ़ेगा ये, तो K1 के कारण पहले ये थोड़ा बढ़ा, जैसे ये ज्यादा बनेगा फिर ये C में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से B थोड़ा ही बढ़ेगा और फिर लगातार क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि K2 किससे बड़ा हुआ फिर वो K1, मतलब पहले A से B में कन्वर्जन चलेगा, C कम ही चलेगा, मतलब डिसअपियर ये कम हो पाएगा और मैक्सिमम मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर चूंकि K2 K1 से बड़ा है तो फिर धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होने लगेगी और इस तरह से ग्राफ आता है। A तो हमेशा ही डिक्रीज होगा, C हमेशा ही बढ़ेगा, लेकिन B बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि मैक्सिमम पहुंच जाए, मतलब A की कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा भी बढ़ता रहेगा और C में कन्वर्ट होता रहेगा, तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ गए ना, बहुत ज्यादा मैक्सिमम कंडीशन में नहीं पहुंचेगा, बहुत फास्ट होता K1 और K2 कम था तो आपने देखा था एकदम B बढ़ जाएगा मैक्सिमम, मतलब जितना रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम किस में, B में, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, तो आप इसे बना लो। अब देखो तीसरी कंडीशन है कि K2 बहुत बड़ा हो और K1 बहुत कम हो, मतलब ये है कि B के डिसअपियर होने का रेट बहुत ज्यादा है और बनने का रेट बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा कि B की कंसंट्रेशन जो है ना टाइम के साथ बढ़ेगी, थोड़ा सा बढ़ेगी पहले A से B में, लेकिन जैसे ही K2 मतलब डिसअपियर रेट होना तेजी से बढ़ेगा, A की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और वो हमेशा इससे कम हो जाएगी, बन जाएगी, कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बनने की रेट जो है ना कम है, लेकिन उसके डिसअपियर होने की रेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा बन ही नहीं पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ गए ना, जब तो इस तरह से जब ये बढ़ नहीं पाएगा तो ये इसका कंसंट्रेशन 80 से क्या बना रहेगा, नीचे, मतलब मान लिया जाए कि ये 20 मोल है, ठीक है, और ये 5 मोल बना और ये प्रोडक्ट था, फिर ये 10 मोल हो गया या 8 मोल हो गया मान लो, तब 20 का ये 12 मोल है, लेकिन ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन बनी नहीं और वो C में कन्वर्ट हुई, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन इससे नीचे बनी रहेगी और टोटल ऐसे में जो रिएक्शन का रेट है ना वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, A पर। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि ये तो बीच में बन ही नहीं पा रहा है, तो इस तरह से क्या है रिएक्शन जो है, तो ये 3 प्रकार के अलग अलग क्या बन गए बच्चों, ग्राफ बन गए। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो ऐसी जो रिएक्शंस है सीरीज रिएक्शंस में, उसमें B की कंसंट्रेशन T टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन और मैक्सिमम टाइम, इसका कैलकुलेशन कैसे करें? तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T, ठीक है, कोई भी ऐसा टाइम जिस पर आपसे T टाइम पर पूछ ली हो कंसंट्रेशन इसकी BT की, समझ गए ना, मतलब B की, तो ये रिलेशन है जहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर K1 और K2 क्या है, तो ये है K1, तो ये क्या है यहाँ पर K2, तो यहाँ पर ये है K1 इंटू A, यहाँ पर जो A है, ठीक है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये, और T वो टाइम है जो आपसे दिया गया है जिस टाइम पर, ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं T टाइम पर B कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन B की कैलकुलेट करना और T मैक्सिमम जब होता है तब उसका रिलेशन ये है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू K1 अपॉन K2, इसका पावर है K2 अपॉन, ठीक है, K2 माइनस K1, ये है B मैक्सिमम कैलकुलेट करने का। और अगर T मैक्सिमम पूछ लिया गया हो कि T मैक्सिमम क्या होगा, तो उसका ये फॉर्मूला है 2.303 K1 माइनस K2 log 10 K1 अपॉन K2, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। तो इस तरह से ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, इनके डेरिवेशन होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े हैं और कोई सेंसलेस है, आपको मतलब नहीं है, केवल ये 3 फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखना है, तो आप इसे नोट करें।
अब देखो जैसे ये लिखा है A से B, B से C, K1 K2, K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू दे रखी है, सेकंड इनवर्स में A इनिशियल, T मैक्सिमम और B मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो B मैक्सिमम तो इससे कैलकुलेट कर लो और T मैक्सिमम जो आपको कैलकुलेट करना है वो इस तरह से। तो मैंने T मैक्सिमम इस इक्वेशन में रखा है 1/45/15 माइनस 45 ये, और इसमें K1 और K2 इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे नोट करें। इसी तरह से जैसे A से B, B से C ये है, आपको K1 K2 दे रखा है, T मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, बस वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक है। 2.303 अपॉन K1 माइनस K2 लॉग K1 अपॉन K2, इसको सॉल्व करते जाओगे तो ये आएगा 2.55 × 10⁻⁷ सेकंड। यहाँ तक आप इसे नोट करें। अब देखो ये एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, A टू B, KF और KC और KB में से KC दे रखा है, KF दे रखा है, KB कैलकुलेट करना है एक। दूसरा कह रहा है कि यदि कैटालिस्ट इसमें डाला गया तो KF की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और कहाँ तक इंक्रीज हो जाती है 0.0045, तब KB क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं KC = KF अपॉन KB। तो KC आपको दे रखा है, KF दे रखा है, KB कैलकुलेट किया गया 7.14 × 10⁻⁴। अब ध्यान रखें कैटालिस्ट मिलाने से KF KC चेंज होते हैं, सॉरी KF और KB चेंज होते हैं, KC चेंज नहीं होता, समझ गए ना। मतलब कैटालिस्ट मिलाया जाए तो KF और KB की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इनका रेशियो मतलब KC जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम आगे क्या करेंगे, जब हम KB निकालेंगे तो ये तो रखेंगे, लेकिन KC वही रखेंगे जो हमें पहले दे रखा है, जो अब आएगा KB ये रहेगा। क्यों? क्योंकि KF अपॉन KB इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, समझ गए ना। जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से ये बढ़ेगा, जिस रेशियो से ये डिक्रीज होगा उसी रेशियो से ये डिक्रीज होगा, इसलिए कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, इसे नोट करें। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन से रिलेटेड हैं, तो मैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूं। देखो एक क्वेश्चन है कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन व्हिच बोथ द रिएक्टेंट्स हैव इक्वल इनिशियल concentration, the time taken for 20% reaction is 500 सेकंड, ठीक है। ये कितना लिखा है बच्चों, 500 सेकंड। देन the time taken for 60% of the reaction, मतलब गति कोटि की अभिक्रिया का 20% पूर्ण होने में 500 सेकंड लगते हैं, तो 60% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं बराबर हो, इसमें गति कोटि। तो देखो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये होता है सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है, जब बोथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल है। अब यहाँ पर कह रहा है 20% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 20, मतलब जो प्रोडक्ट है वो 20% बन गया रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/T, मतलब हमारे पास टाइम सेकेंड में है 500, x की वैल्यू 20 रख दी मैंने, इनिशियल 100 और a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर 100 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 20T। इस तरह से और इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी आ गई 5 × 10⁻⁻6 बन जाएगा। यहाँ तक कोई बिल्कुल सिंपल है। फिर टाइम निकालना है आपको कि 60% कंप्लीट, तो बस आप k यहाँ रख दें, a की वैल्यू वही रखेंगे जो इनिशियल दे रखी है आपको, कितनी 100 मान लोगे, क्योंकि आपने x को 20 माना है, परसेंट में लिया, तो हमेशा a मैंने आपको पहले बताया है 100 मान लेते हैं। तो 60 अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 40, और इसे सॉल्व करते जाएं तो ये आएगा 3000 सेकंड, इतना टाइम लगेगा 60% कंप्लीट होने। एक क्वेश्चन हो गया, बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें 0.08 मोलर से 0.04 मोलर तक होने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। कितने मिनट लगते हैं आपको इसकी रिएक्शन को, 10 मिनट। तो ये कह रहा है कि वो समय क्या होगा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर 0.01 हो जाए, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन कितनी रह जाए 0.01। और एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें भी वही है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल है, मैंने नहीं लिखा लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर ये इक्वल कंसंट्रेशन लिए गए हैं। मतलब है कि अगर A है तो ये है B,
इसके लिए क्वेश्चन में लिखा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको ये इक्वेशन लगानी है, फिर से वही है आपको, तो के इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दिया, 1/t टाइम हो गया, कितने हो गए डिग्रीज हो गई, कितना डिफरेंस है x, मतलब इसमें से ये घटा दें, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो हो गए 0.08 से 0.04, तो 0.04 बन गया। इनिशियल 0.08 इंटू फिर बची हुई क्या बची 0.04, और इसे सॉल्व किया तो के ये आ गया 10/8। फिर हम आगे टाइम, फिर टाइम कैलकुलेट करना है, जब 0.01 हो जाए तो 1, ये तो हो गया 1/k, तो k की वैल्यू रख दी मैंने, ये हो गई 0.07, x की वैल्यू इनिशियल कितनी है 0.08, उससे 0.01 होने में तो कितना हो गया 0.07, 0.08 इंटू a माइनस x कितना है 0.01, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 70 मिनट। तो आप इसे नोट कर लें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, सेकंड ऑर्डर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसे आप नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ है 30 मिनट और इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? मतलब गति कोटि के विक्रिया का आधायन काल है 30 मिनट और प्रारंभिक सांद्रता है 0.1 मोल, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो ये रिलेशन है, किसके लिए रिलेशन है? सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का रिलेशन। तो आपको के कैलकुलेट करना है, 1/t हाफ इंटू a, तो 30 मिनट इंटू 0.1 मोल पर लीटर, तो 1/3, यूनिट क्या आ जाएगी लीटर, मोल इनवर्स और मिनट इनवर्स, मतलब 0.333 लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन था कि एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है 6 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर लीटर, तो के क्या होगा? ठीक है, गति कोटि के विक्रिया का वेग ये है 6 × 10⁻⁵ और यूनिट क्या है इसकी देखो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो प्रारंभिक सांद्रता है 0.2 मोल पर लीटर, तो के क्या होगा? ठीक है, तो रेट इक्वल टू के ए का स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, रेट पता है ए पता है तो के कैलकुलेट हो जाएगा, जो आएगा 1.5 × 10⁻³ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तक मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बता दिए, जो भी इम्पोर्टेंट रिलेशंस थे काइनेटिक्स से वो आपको बता दिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी आर्रीनियस इक्वेशन, इसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।